नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के दौरे पर लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 18 जुलाई को। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा से राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारत ने दोहराया, किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणियां सरकार के विचारों को व्यक्त नहीं करती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, चीन से आंकड़ों के अभाव के कारण कोरोना वायरस के उद्गम की जांच पूरी नहीं हो सकी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए शुभंकर और लोगो जारी किए। खेलो इंडिया युवा खेलों में 33 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ हरियाणा तालिका में शीर्ष पर, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। जकार्ता में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने देर रात दिल्ली में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जा रहे हैं। वे गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी नवसारी जिले के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 7 परियोजनाओं का उद्घाटन, 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में सुधार होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जीवन यापन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। बाद में प्रधानमंत्री नवसारी में AM नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान इन स्पेस और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान भी होगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। निर्वाचन आयोग ने कल देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में बताया कि मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा। श्री राजीव कुमार ने कहा कि अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी और 29 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022, and date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों में आज मतदान होगा। चुनाव परिणाम भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र से 6, राजस्थान तथा कर्नाटक से 4-4 और हरियाणा से 2 सीटें हैं। इससे पहले विभिन्न राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने आज राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 1 दिन की अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जा रहे हैं। श्री कोविंद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारत ने दोहराया है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है और टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्वीट और टिप्पणियां सरकार के विचारों को व्यक्त नहीं करती। हमने इसमें क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत में 1,34,200 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल, सड़क और विमान संपर्क परियोजनाएं लागू कर रही हैं। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों के बीच संपर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में समान संचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। पिछले 8 वर्ष में अंतर्राज्यीय हवाई, रेल और सड़क संपर्क में एक बड़ा बदलाव आया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कनेक्टिविटी एट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक जमाना था जब वहाँ कई प्रदेशों में लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, चाहे वो मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश था। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है। गैंगटॉक जैसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल पर कभी हवाई अड्डा नहीं बना था, प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया पेंगोंग में। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात एनई न्यू इंजन ऑफ न्यू इंडिया। आज मैं प्रधानमंत्री जी की ये भविष्यवाणी सच होते देख रहा हूं कि आने वाले समय में जब भारत विश्व पटल पर उभर करके आता है एक विश्व मूर्ति के रूप में, तो इस यात्रा को लीड करने वाला पूर्वोत्तर होगा। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक, इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज और बांग्लादेश से गुजरने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और पूर्वोत्तर को म्यांमार तथा थाईलैंड से जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। सन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर से पूरी तरह या आंशिक रूप से गुजरने वाली 270 किलोमीटर लंबी नई लाइन, 972 किलोमीटर लंबा गेज परिवर्तन और 114 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का दोहरीकरण किया गया है। ये काम 193.71 किलोमीटर प्रतिवर्ष की औसत दर से किया गया। इसे तीव्र गति से कार्य चलता रहा तो बहुत जल्द पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा। प्रत्यूष घोष और निशात अजीज की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं कनकलता। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल चैनलों के माध्यम से गैर कानूनी ऋणों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी। श्री शक्तिकांत दास केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सप्ताह समारोह में व्याख्यान दे रहे थे। इस विशेष सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों पर ई व्याख्यान की श्रृंखला आयोजित की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय व्यापार अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक कार्यनीतिक बदलाव लागू किए गए हैं। इससे व्यवसाय के लिए सकारात्मक माहौल बना है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने वित्तीय नियामक निकायों में प्रशासन और अनुपालन व्यवस्था में सुधार पर बल दिया है। We have a new regulatory framework for the MFIs and we are now working on a new framework for the urban cooperative banks. With regard to lending by digital platforms, that is work in progress, and I think very soon we will be coming out with a broad regulatory architecture which should be able to address the challenges that we are confronted with regard to lending through digital platforms, many of which are unauthorized, unregistered and should I say illegal. आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के दौरे पर लगभग 3,050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 18 जुलाई को होगा।
महाराष्ट्र और राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा से राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारत ने दोहराया है कि किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणियां सरकार के विचारों को व्यक्त नहीं करती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, चीन से आंकड़ों के अभाव के कारण कोरोना वायरस के उद्गम की जांच पूरी नहीं हो सकी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए शुभंकर और लोगो का अनावरण किया। खेलो इंडिया युवा खेलों में 33 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ हरियाणा तालिका में शीर्ष पर, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। जकार्ता में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने देर रात दिल्ली में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 7 विकेट से हराया। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले पहली बार। 3 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिला पहली बार। 3 करोड़ 28 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज मिला पहली बार। देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 के मूल स्रोत के बारे में चीन से पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण नवीनतम छानबीन से किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी उपलब्ध डेटा दर्शाते हैं कि नोवल कोरोना वायरस चमगादड़ जैसे जीवों से आया। यही निष्कर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की पिछली छानबीन से भी मिला था। चीन में दिसंबर 2019 में कोविड का पहला संक्रमण मिला था। चीन से पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने का अर्थ है कि ये पक्के तौर पर मालूम करना संभव नहीं हो सका कि वायरस मनुष्यों में किस तरह पहुंचा। अभी भी ये संदेह बना हुआ है कि वायरस कैसे और कहां उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि महामारी के मूल स्रोत का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जिसके कारण दुनिया में कम से कम 1.5 करोड़ लोगों की जान गई है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने हाल के वर्षों में कामकाज में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है और प्रणालियों को सरल बनाया है। इसका उद्देश्य कामगारों के लिए गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार सुनिश्चित करना है। कल जेनेवा में 110वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार प्रत्येक श्रमिक को विशिष्ट व्यापक खाता संख्या उपलब्ध करा रही है, जो उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए पात्रता पहचान साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के नाम रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बराड़ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। असम में जयंता माल्ला बरुआ और नंदिता गारलोसा को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा मंत्रिपरिषद में अब मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है। इनमें 13 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, 2 असम गण परिषद और 1 यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल का है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल शाम फिडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर और लोगो थम्बी का अनावरण किया। तमिल में थम्बी का अर्थ है छोटा भाई। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के निकट मामल्लपुरम में आयोजित होगी। 186 देशों के 2000 से अधिक शतरंज खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा 92 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। कल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक हरियाणा की रमिता ने जीता। रजत पदक राजस्थान की देवांशी के नाम रहा। भारोत्तोलन में पुरुषों के 102 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के आशीष ने सोना जीता। तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा का स्वर्ण पश्चिम बंगाल के स्वदेश मंडल ने जीता। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में महाराष्ट्र की अनन्या बाला ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ का स्वर्ण मध्य प्रदेश के अर्जुन वास्काले के नाम रहा। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में कल डेनमार्क के रासमुस गेमके को 21-18, 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के चाओ तिएन चेन से होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मारिस्का तुंजुंग से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सिंधु ने तुंजुंग को 23-21, 20-22, 21-11 से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने 2020 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही 5 T20 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 211 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 19 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट खोकर 212 रन बनाकर मैच जीत लिया। फ्रांस में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत के मनीष नरवाल और सिंघराज अधाना ने मिक्स टीम 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कल रजत पदक जीते। इसके साथ भारत अब 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत चुका है। बुधवार को मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस की जोड़ी ने P6 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इस भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन चरण में 565 का स्कोर अर्जित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर भारत ने मेडागास्कर को 15,000 साइकिलें दान की हैं। मेडागास्कर में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने कल प्रधानमंत्री क्रिस्टियन नत्से से मुलाकात की और भारत मेडागास्कर के आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत द्वीप राष्ट्र को 5,000 मीट्रिक टन चावल भी दान करेगा। श्री अभय ने बताया कि भारत मेडागास्कर को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के सहयोगी समुद्री दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण ध्रुव के रूप में मानता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के इस उत्सव का उद्देश्य कश्मीर घाटी के सूफी संत और ऋषियों के संदेशों का प्रचार प्रसार करना है। इस उत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक रमानाथ टैगोर का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1873 में 10 जून को उनका निधन हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही वे राम मनोहर राय के विचारों से प्रभावित थे और ब्रह्म समाज के मूल ट्रस्टियों में एक थे। सदी के कोलकाता की जानी मानी सामाजिक हस्ती रमानाथ टैगोर का जन्म 26 अक्टूबर 1801 को हुआ था। वे द्वारकानाथ टैगोर के छोटे भाई थे। ब्रह्म समाज की स्थापना में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। रमानाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के गठन की भी पहल की तथा 1867 से 1877 तक इसके अध्यक्ष रहे। इंडियन एसोसिएशन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। रमानाथ ने प्रसन्ना कुमार टैगोर के साथ मिलकर इंडियन रिफॉर्मर अखबार निकालना शुरू किया। उन्होंने हिंदू के छद्म नाम से हरकारा और इंग्लिश मैन के लिए भी व्यापक योगदान किया। बंगाल विधान परिषद के सदस्य के रूप में रमानाथ टैगोर ने
काश्तकारों के अधिकारों की वकालत की और इसके लिए उन्हें रैयत मित्र का नाम दिया गया। 1873 में उन्हें वायसराय की काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया और वायसराय लिट्टन द्वारा उन्हें महाराजा की पदवी दी गई। रमानाथ टैगोर अपनी अंतिम सांस तक आम लोगों के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पुनाका कनकम्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 10 जून 1892 को हुआ था। कनकम्मा ने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। अपने जिले में लड़कियों के लिए एक बड़ा स्कूल श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना जैसे जनहित कार्य का श्रेय भी उन्हें जाता है। पुनाका कनकम्मा को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से तेलुगु, हिंदी और संस्कृत में दक्षता प्राप्त कर ली थी। 1913 में कनकम्मा ने समाज की सेवा के लिए नेल्लौर के निकट पोटलापुड़ी गांव में सुजन रंजनी समाजम की शुरुआत की। वे हमेशा समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जुटी रहीं। कुछ समय के लिए वे क्रांतिकारी राजनीति से भी जुड़ी। उन्होंने 1907 में बिपिन चंद्र के नेल्लोर आगमन की मेजबानी की। बाद में कनकम्मा महात्मा गांधी के सिद्धांतों की समर्पित शिष्या बन गईं। उन्होंने नेल्लौर के निकट पिनाकिनी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के लिए 13 एकड़ जमीन दान में दी। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1921 को इस आश्रम का शुभारंभ किया। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में शामिल होने पर कनकम्मा को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली। 1923 में कनकम्मा ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना की थी। गांधी जी ने विद्यालयम के स्थायी भवन की आधारशिला 1929 में रखी। श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम विस्तृत होते होते लगभग 23 एकड़ क्षेत्र में फैल चुका है और आज कर्नाटक के लिए एक जीवंत स्मारक है। कनकम्मा 1963 में अपनी मृत्यु तक जनहित कार्यों में लगी रहीं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मक्का पासी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया। मक्का अवध के नवाब की सेना में एक उच्च सैन्याधिकारी थे। उन्होंने 200 सैनिकों को संगठित किया और अवध से बाराबंकी से होकर गुजर रहे ब्रिटिश बटालियन से मोर्चा लेने के लिए उनका नेतृत्व किया। मक्का और उनके सहयोगियों ने 10 जून 1857 को आगे बढ़ रही सेना को चिन्हट गांव के निकट रोक दिया। भीषण मुठभेड़ में अंग्रेज सैनिकों की गोली से मक्का पासी का निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अभी एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होगी। न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में भी बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में आंधी और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। विशाखापट्टनम और बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। गंगटोक में बादल छाए रहने और भारी वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
नईम, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो में प्रधानमंत्री का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की बायो इकोनॉमी 8 साल में 8 गुना बढ़ी। वीर अर्जुन की सुर्खी है, देश जैव प्रौद्योगिकी शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में पहुंचने के करीब। अमर उजाला के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में हमारे प्रौद्योगिकी पेशेवरों को लेकर भरोसा नई ऊंचाइयों पर। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पिछले 8 वर्ष में देश में स्टार्टअप की संख्या 70,000 से अधिक हुई। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी घटनाक्रम पर नजर, चीन की गतिविधियों पर अमरीकी सेना के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया। जनसत्ता लिखता है, चाबहार बंदरगाह पर काम फिर शुरू करेंगे भारत और ईरान। पंजाब केसरी ने कराची के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर दी है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की रिमांड 13 जून तक बढ़ी। अमर उजाला लिखता है, गोल्डी बराड़ और आतंकी रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, गोल्डी ने ली थी मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने घमासान शीर्षक से लिखा है, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रोचक चुनाव। जनसत्ता की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख को मतदान के लिए जमानत नहीं। हिंदुस्तान ने आसार शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में मानसून 27 जून तक दस्तक देगा। पत्र लिखता है, दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार 7वें दिन लोगों को लू के थपेड़े झेलने पड़े। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार मानसून की रफ्तार सही 2 दिन में पहुंचेगा महाराष्ट्र। हरिभूमि की सुर्खी है, नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराएगी भारत गौरव ट्रेन, 8 राज्यों से गुजरेगी ये रेलगाड़ी। और वडोदरा में भगवान को 1.25 लाख आम चढ़ाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा राजस्थान पत्रिका में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के दौरे पर। लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, मतदान 18 जुलाई को। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा से राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारत ने दोहराया, किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणियां सरकार के विचारों को व्यक्त नहीं करती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, चीन से आंकड़ों के अभाव के कारण कोरोना वायरस के उद्गम की जांच पूरी नहीं हो सकी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड के लिए शुभंकर और लोगो का अनावरण किया। खेलो इंडिया युवा खेलों में 33 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ हरियाणा तालिका में शीर्ष पर, महाराष्ट्र दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर। जकार्ता में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने देर रात दिल्ली में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।